वर्षा की बूंद में जब कोई प्रकाश कण एंटर करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम जोन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। 2 दिन पहले ही मैं आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, जिसकी 2-3 साल से तैयारी में लगी हुई थी। तब जाके अब 3.5 साल बाद एग्ज़ाम हो पाया है। फॉर्म लगभग 2019 फरवरी 2019 से डले थे, तब से लेके अब 2-3 साल बाद, तब से 3.5 साल बाद अब हो पाया है पेपर। तो मैं खेत पे घूमने आया था, सोचा वीडियो बना लूँ। तो आपको बताते हैं कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम। आपका यदि आगे की शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान रख। आगे की शिफ्ट में यदि आपका पेपर है तो क्या क्या आपको पढ़ना है, किस प्रकार से पेपर तैयारी करें लास्ट में। यदि आपका पेपर है आगे किसी शिफ्ट में तो आपको बताते हैं क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले मैं अपने पेपर के बारे में बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दें, जब मेरा खेत है पीछे, इसकी जब बोनी हुई थी, इसमें मक्का लगी है, जब इसकी बोनी हुई थी तब आए थे यहाँ पे। तब से तैयारी में लगी हुई थी, आज आ पाए हैं। आप बताते आपको, देखो बताते आपको कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम। तो मेरा 4th फेज़ में था। तो आरआरबी के पेपर के बारे में बता दें, मैं दे के आया हूँ। उसमें 25 नंबर की तो साइंस आनी थी, जिसमें से मुझे लगा 25 नंबर की तो नहीं आई है, लगभग 18 से 20 नंबर की आई होगी साइंस। क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, वो थोड़े हार्ड थे। तो चलो एक जगह बैठते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आपको बता दें, लास्ट ईयर मैंने 2018 में इसका पेपर दिया था। लास्ट जो ग्रुप, उसमें मेरे 62 रॉ मार्क्स थे, जिसमें मेरे नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ 4 नंबर बढ़े थे। और कट ऑफ 70 गई थी, मेरे 66 हो पाए थे। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं रह गया फिर पीछे। इस बार के पेपर में मैंने पिछले 2-3 महीने से तो 3 पेपर दे दिए। आरआरबी एनटीपीसी के CBT 2 में मैंने लेवल 2 और लेवल 3 के लिए 12th से एग्ज़ाम भरा था। तो 2 एग्ज़ाम दिए थे। देख ले कार्ड। तो पहले मैं अपने ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। मैंने टोटल 89 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे लगभग 10-12 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। 7 क्वेश्चन तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जी के और साइंस में गलत हो रहे हैं। उसके बाद मैथ में लगभग 4 से 5 मान लो, तो मैथ रीजनिंग में 4 से 5 उसमें गलत हो जाएंगे। तो टोटल मोटे तौर पे माने तो 12 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, जिसमें माइनस मार्किंग में 1/3 करके 4 नंबर उसके मान लो। तो ओवरऑल सब कट के लगभग 70 आ जाएंगे, बल 70 तो आ जाएंगे। तो कमेंट में आप बता सकते हैं 70 मार्क्स पर हो सकता है मेरा या नहीं हो सकता। और फिज़िकल की भी तैयारी मैंने आज से कर दी है, थोड़ी थोड़ी शुरू। बात करें साइंस की, तो सबसे मैंने साइंस में एफर्ट लगाया था, जिसमें मैंने 10th क्लास की पूरी NCERT पढ़ी थी, चैप्टर 1 से लेके लास्ट 15 चैप्टर हैं। और उसके बाद 9 से भी कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरे एग्ज़ाम में 10th क्लास से एक चैप्टर 1 से आया था, जो रासायनिक समीकरण है। उसमें दिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, वह कौन सी अभिक्रिया है। तो वैसे तो Mg मतलब 2Mg + O2 मिलके 2MgO बनाते हैं, मतलब दोनों मिलके एक उत्पाद बना रहा है, उसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन उसमें ऑप्शन में संयोजन का ऑप्शन नहीं दिया था,
तो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो इस हिसाब से ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, मिलके दोनों ऑक्सीजन जुड़ रहा था उसमें मैग्नीशियम में। तो और साइंस में एक टिश्यू से क्वेश्चन था, मतलब जाइलम फ्लोएम का क्या भाग नहीं होता। उसमें ऑप्शन दिए थे ट्रैकिड, वेसल्स और फाइबर्स। एक ऑप्शन में दिया था पेरेन्काइमा और एक दिया था कोलेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा तो होता है और कोलेनकाइमा उसमें नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम में। और 2 क्वेश्चन आए थे मेरे लेंस से और दर्पण से। एक क्वेश्चन आया था दर्पण की मुख्य अक्ष पर दर्पण और उसको वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र से समान दूरी पर क्या होता है। तो दोनों से समान दूरी पर होता है एफ, मतलब होता है मुख्य फोकस, जो कि वक्रता केंद्र और दर्पण दोनों के मध्य में स्थित होता है। और एक क्वेश्चन था कि यदि कोई किरण लेंस के समानांतर, मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो वह अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, तो वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था प्रकीर्णन अपवर्तन से, जो कि था इंद्रधनुष, मतलब इंद्रधनुष की घटना में क्या क्या ज़रूरी है। तो इंद्रधनुष की घटना में आपका देखो, इंद्रधनुष बनता है वर्षा की बूंद से। वर्षा की बूंद में जब कोई प्रकाश किरण एंटर करती है, तो सबसे पहले तो बूंद के जो बाहरी परत है वहाँ से क्या होता है, अपवर्तन होता है। एक बार एंटर करी तो सबसे पहले क्या हुआ उसमें, अपवर्तन। उसके बाद में फिर से वह बिंदु वर्षा की बूंद से रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस पूर्णांतरिक परावर्तित हो जाती है। और जब बूंद से बाहर प्रकाश किरण निकलती है तो फिर से एक बार अपवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन में एक में पूर्णांतरिक परावर्तन भी दिया था और बाकी में नहीं दिया था, और अपवर्तन परावर्तन तो दिए थे, तो ये वाला सही था। और रजिस्ट्रिविटी से आया था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन था कि R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है। उसमें एक तार दिया था सिल्वर का और एक और कुछ दिया था, दोनों की प्रतिरोधकता दी थी। और उसके बाद में दिया था कि यदि सिल्वर का तार है, उसकी जो है लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को भी नहीं, लंबाई को 1/3 कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया जाए, तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड थी। बहुत पॉइंट में क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, मतलब आंसर दिए थे 0.8 कुछ करके 89, 0.81 और 1.23 या 1 पॉइंट कुछ एक और दिया था। तो मेरा आंसर तो आ गया था, उसमें टाइम लग रहा, तो लास्ट में मैंने फिर भी लगभग सही हो जाएगा वो भी। और क्वेश्चन आए थे साइंस से। एक क्वेश्चन था आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी की का था कि समूह में, मतलब ऊपर से नीचे चलने पर और बाएं से दाएं चलने पर परमाणु की त्रिज्या में क्या मतलब त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वही है, परमाणु की त्रिज्या ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है, बाएं से दाएं घटती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि परमाणु ऊपर से नीचे चलने पर जो है कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ती है तो आकार भी बढ़ जाता है उससे। NCERT में आपके चैप्टर 1 से रिएक्शन से आ रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चंस। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन रिएक्शन से आ रहा है, जिसमें मेरे में दो थे क्वेश्चन। और बस तो उसमें आप देख लेना रिएक्शन में कि 3-4 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। संयोजन, एक होती संयोजन, एक होती वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडक्शन, इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड आपका पार्ट है अम्ल क्षार लवण, तो उसमें आप देख लेना उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ। थर्ड पार्ट में आपका धातु अधातु, तो धातु अधातु से भी एक दो क्वेश्चन फिर भी अभिक्रियाशीलता जैसे रिलेटेड आ रहे हैं। उसके बाद आवर्त सारणी से तो ज़रूर आ रहा है क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट है आपका जैसे कार्बन है, कार्बन के बंध से भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
जिसमें मेरे में एक क्वेश्चन था आयनिक बंध से, हाँ एक आयनिक बंध से क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शन में दिए थे कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके जो गलनांक क्वथनांक ऑप्शन में दिया था कि उनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। तो ये तो गलत दिया था उसमें, तो उसका राइट आंसर यही होता है। उसमें देखना था कि क्या गलत है। और कुछ ऑप्शन दिए थे कि जल में ये क्या होते हैं, जल में विलय में, जल में मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का वहन करते हैं। और इसके बाद में आवर्त सारणी के बाद में आपके जैव प्रक्रम है, जिसमें आपके ऑक्सीकरण मतलब एक किडनी से भी एक क्वेश्चन था शायद से, किडनी वगैरह श्वसन वगैरह से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इस प्रकार से टोटल तो 10th की एनसीईआरटी से आ रहा है पिछले पैटर्न के अनुसार, फिर भी मैंने देखे थे। लेकिन एक क्वेश्चन अलग दिखा फिर भी कि 9th में अभी तक कोलाइड विलयन से नहीं आ रहे थे। तो मेरी शिफ्ट में कोलाइड विलयन से एक क्वेश्चन था कि इनमें से क्या है जो तरल में मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दिए थे कि तरल है या ठोस है। परिक्षिप्त प्रावस्था तरल है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, ऐसा कुछ, या हाँ वैसा क्वेश्चन दिया था। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, एरोसोल, पायस और फॉर्म दिया था। इस प्रकार से था। ये लगा मुझे कि अभी तक इससे नहीं आ रहे थे, तो ये अलग दिया था। तो साइंस ओवरऑल 10th की आप पढ़ लो, पूरी 10th की एनसीईआरटी। और 9th क्लास में केवल आप परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब ये विलयन से आ रहा है, जिसमें आपकी वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइड विलयन, इस प्रकार से। और एक आ रहा है आपकी सेल से, सेल चैप्टर से, उसको पूरा पढ़ लो। उसके बाद में टिश्यू से भी आ रहा है, जिसमें अच्छे से पढ़ लो कि पादप टिश्यू हो गए, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और उसके बाद में ये तो थे कौन से, ऊतक मतलब पादप टिश्यू, सॉरी। और जाइलम, फ्लोएम। और उसके बाद में एनिमल टिश्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संयोजी ऊतक, एपिथीलियम ऊतक मतलब, और पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इस सब्जेक्ट इस मतलब इस लेसन से भी आ रहे हैं। तो 9th के केवल 3 चैप्टर पढ़ लो आप, विलयन वाला, उसके बाद सेल और टिश्यू वाला। और 10th क्लास में इम्पोर्टेंट है जो आपका रासायनिक अभिक्रियाएँ, उसके बाद अम्ल क्षार लवण, आईएमपी टॉपिक्स। और अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा डीप में पूछ रहे हैं। मतलब जब आपको 4 ऑप्शन पता होंगे, उनमें से आप एलिमिनेट करके ये आंसर दे सकते हैं। 50% क्वेश्चन जो साइंस में ऐसे ही आ रहे हैं। और कुछ न्यूमेरिकल की भी कैलकुलेशन अब कुछ ज़्यादा बढ़ा दी है। और उसके बाद में आपके अम्ल क्षार लवण हो गए, धातु अधातु, कार्बन से भी कुछ कार्बन से संबंधित चीज़ें पूछ रहे हैं कि उसमें किस प्रकार का बंध, मतलब देख लेना एनसीईआरटी 10th क्लास की। और आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। और अपने आगे ऑक्सीकरण मतलब जो श्वसन से रिलेटेड है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पाचन, श्वसन, जिसमें किडनी, स्पेशली किडनी भी पूछ रहे बहुत ज़्यादा। तो अपने शरीर में किस प्रकार से पाचन होता है, मुख से लेके आहार नाल के लास्ट भाग तक किस प्रकार से भोजन अंदर जाता है, बाहर जाता है, और किस प्रकार से उसका पाचन होता है। और उसके बाद में आनुवांशिकी से भी कुछ क्वेश्चन 1-2 पूछ लेते। और मैग्नेटिज्म से आ ही रहे क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश से भी क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें उत्तल लेंस, परावर्तन, अपवर्तन, उत्तल अवतल, और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गई, अपवर्तन, ये घटनाएं हैं, प्रकीर्णन। बस साइंस में इतना ही पढ़ लो। बात करते हैं मैथ की। मैथ मुझे सरल लगी थोड़ी, और रीजनिंग भी। रीजनिंग में जिसने प्रैक्टिस अच्छी है, रीजनिंग में थोड़ी टाइम टेकिंग है, बाकी जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसने आरआरबी एनटीपीसी के CBT 2 के सभी क्वेश्चंस लगाए, मतलब सभी पेपर लगाए हों,
उससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही मुझे। लगभग 1.5 घंटे में मैं कभी भी टाइम नहीं बचा पाया, मतलब लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच पाता था और उसके बाद जो अपने मार्क किए उस पर वापस नहीं लौट पाता था। इस बार मेरा ऐसा हुआ कि लगभग 25 मिनट बच गए मेरे। 25 मिनट मतलब लास्ट तक हम पहुंच गए थे और 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे मैंने। और फिर लास्ट के मिनट में मैंने फिर भी 19 क्वेश्चन कर दिए, तो 70, 80, 89 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट हो गए थे। तो गलत तो वैसे सबके ही होते हैं, तो 10-12 फिर भी गलत तो हो ही जाएंगे। मैथ की बात करें, मैथ में देखो एक क्वेश्चन आया था अंकित मूल्य वाला, उसमें कुछ प्रॉफिट दिया था, सीपी निकालना है और डिस्काउंट दिया था। एक क्वेश्चन था इतने वस्तुओं का सीपी इतने के एसपी के बराबर है, वैसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन डीआई से था कि आय दी थी उसमें, और वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको मार्क कर दिया था, क्योंकि आंसर तो उसका आ ही जाता लेकिन 3-4 मिनट लग जाते उसमें, 3 मिनट तो लग रहे थे मिनिमम। तो मैंने दूसरी बार आके किया था, 2-3 मिनट लग रहे थे, तो सेकंड अटैम्प्ट में सभी करके वापस आया तो वो हो गया था। क्योंकि उसमें अलग अलग 4 व्यक्ति दिए थे, अलग अलग उनके एक्सपेंडिचर दिए थे कि ए इसमें भी मतलब ए में 15% करता है, बी में 8%, सी में 17% और डी में 20%, ऐसे कुल मिला के खर्च हो रहे थे। और फिर उसकी बचत बन निकालते, फिर ऐसे बी का दिया था कि ए इसमें इतने खर्च करता है, बी में इतने खर्च करता है, सी में इतना, डी में इतना, इस प्रकार से 4 दिए थे लोग और 4 उनके एक्सपेंडिचर दिए थे। तो टोटल सबका निकालना था। ऑप्शन में थे 50,000, मतलब किसी की आय है, तो लगभग उसका एक्सपेंडिचर सब मिला के ABCD का मिला के मान लो 50% हो गए, तो 50% उसकी बचत हो गई, तो 50,000 में से उसकी एक ही 25,000 बचत हो जाती। इसी प्रकार से बी की दी थी कि आय 60,000 है, एक की दी थी 55,000, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते। मैथ में क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन से अच्छे क्वेश्चन लगे, जिनमें दिया था अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी थी, तो जो उसको बहुत एक पॉइंट मतलब पॉइंट लगभग करके नहीं कर रहा था उसको तो बहुत टाइम लग गया होगा। लेकिन जैसे दिया था 5.21 दिया है तो आप उसको 5 मान सकते हैं। 99.89 दिया है तो आप उसे 100 मान सकते हैं। इस प्रकार से अप्रोक्स मान के सिंप्लीफिकेशन का बोडोमास का नियम लगा के उसका आंसर आ रहे थे। तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन थे मैथ में। और घातांकरणी से भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि इनवर्स में वैल्यू दी थी, मतलब a⁴ कुछ वैल्यू दी थी, उसका पावर माइनस में था, तो पावर प्लस करने के लिए उसको मतलब पलटना पड़ेगा, तो इस प्रकार से वो हल हो जाता मैथ में। और क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैथ में 1 से 2 क्वेश्चन थे क्षेत्रमिति से संबंधित, जिसमें आयत का कुछ आयत का एक विकर्ण दिया था और उसके बाद में उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो विकर्ण से आप पहले उसकी भुजा निकालते और भुजा निकाल के फिर उसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। एक दिया था कि विकर्ण है और उसकी एक भुजा की लंबाई दी थी और कुछ परिमाप या क्षेत्रफल दिया था, तो उससे आप दूसरी भुजा की लंबाई निकाल के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। ऐसा भी क्वेश्चन था। तो ओवरऑल मैथ में बताएं तो जिसकी यदि पहले से प्रैक्टिस अच्छी है, मैथ ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आ रही थी और फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे a+b का होल स्क्वायर a³ - b³, इस प्रकार से जी अपने कुछ 10-12 फार्मूले हैं जे प्रकार के, और कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे a³ मतलब x + 1/x = कुछ दिया है तो x³ + 1/x³ निकालो, इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बात करते हैं रीजनिंग की। अब ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आप बोलते हैं तो अलग से एक वीडियो में मतलब पूरे क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बता सकते कि कैसा क्वेश्चन आया था, किस टाइप का आया था और कौन कौन से सब्जेक्ट से, मतलब कौन से टाइप का क्वेश्चन आया था। यदि आप बोलते हैं तो अगली वीडियो में बता सकते हैं, बाकी अभी आपको मोटे तौर पर बता रहे हैं। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की।
तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, वो तो सरल क्वेश्चन थे कुछ। और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपकी प्रैक्टिस सिटिंग अरेंजमेंट है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि 5 क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो एक क्वेश्चन में 2 मिनट से कम तो लगना ही नहीं है, पढ़ने में ही लग जाता है 2 मिनट। तो अप्रोक्स 3 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन को करने में सिटिंग अरेंजमेंट का। यदि ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है ज़्यादा तो 2 मिनट में भी हो सकता है। और लगभग 5 क्वेश्चन को 10-15 मिनट तो आराम से लग जाते। तो फिर भी मुझे लगा जो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के मतलब अपने ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल में यदि कोई व्यक्ति बैठा है सर्कल में और वो सभी सेंटर की ओर हैं, तो 6 से 8 व्यक्ति यदि बैठे तो उसको कर सकते एक बार में, पहली बार में अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यदि विपरीत मुख करके बैठे हैं, कुछ 4 अंदर की ओर 4 बाहर की ओर, या स्क्वायर में 4 अंदर 4 बाहर, तो उसे आप बाद में अटैम्प्ट करें तो ही सही है। और इसी प्रकार से एक लाइन में यदि व्यक्ति बैठे हैं, मुझे आए थे मतलब स्क्वायर में लगभग 2 क्वेश्चन आए थे स्क्वायर में, लगभग एक क्वेश्चन होगा सर्कल वाला, और एक था कि उत्तर दिशा में सब बैठे हैं, मतलब उत्तर दिशा में बैठे हैं, और उसमें हमें बताने थे कितने लोग हैं पूरी पंक्ति में। लगभग मेरा आंसर 15 आया था, मतलब उसमें दिया था इन दो के बीच में इतने लोग बैठे हैं, इस प्रकार से उत्तर की दिशा में थे। और यदि सिटिंग अरेंजमेंट में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि 10 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब 5 दक्षिण की तरफ मुख करके 5 उत्तर की ओर, तो ऐसे आप बाद में अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है बहुत। क्योंकि ऊपर वालों को जो होता है वो दक्षिण की साइड है और नीचे वाले उत्तर की ओर, तो उनका बायां दायां बदल जाता है। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट थे। और क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था शायद, कैलेंडर से भी नहीं था, पासा भी नहीं था। लेकिन कैलेंडर से क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आ जाता है किसी में। रीजनिंग में थे एक कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन था कि हाँ कि कुछ ए बी हैं और सभी बी सी हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया था। और तो कुल मिलाकर मैथ रीजनिंग अच्छी आ रही है। लगभग 55 क्वेश्चन में से यदि मैथ रीजनिंग में करने लायक माने तो टाइम यदि कोई दे पा रहा है अच्छे से, तो अप्रोक्स 55 में से आप 50 नहीं तो 45 तो आराम से कर सकते हैं मैथ रीजनिंग में, जिसमें से 40 क्वेश्चन तो सभी कर सकते हैं लगभग, जिसकी अच्छी थोड़ी बहुत तैयारी होगी। 5-10 क्वेश्चन में फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जीके की बात करें तो जीके में मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया यदि आपको, तो जीके में देखो सबसे पहले आपको हिस्ट्री में बताते हैं। हिस्ट्री में आ रहे हैं आपके जे आर्य समाज ब्रह्म समाज, इससे हो गए हैं, इनके स्थान और कौन सी किसकी स्थापना किसने की। इसके बाद में आप पढ़ सकते हैं बौद्ध और जैन से आ रहे हैं क्वेश्चन, बौद्ध धर्म जैन धर्म से। और हिस्ट्री में मेरे में एक आया था, मतलब गवर्नर से रिलेटेड भी आ रहे हैं कुछ, जो पुराने संस्थाएं स्थापित हुई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इससे रिलेटेड भी आ रहे हैं। मुझे गवर्नर से रिलेटेड आया था क्वेश्चन। और बात करें यदि कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 2 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन मुझे याद है। ये एक आया था आर्टिकल 280 आया था, जिसमें क्या दिया है वित्त आयोग के बारे में। तो एक पूछा था कि मौलिक अधिकार अपने कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में दिए थे। ऑप्शन में कुछ दिए थे कि 14 से 18 और कुछ नहीं, सॉरी, ऑप्शन में दिए थे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, और फिर दिया था कुछ आर्टिकल 51 से कुछ 148, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए थे। तो मतलब भाग 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 तक हैं अपने मौलिक अधिकार। और तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप बताएं तो सबसे सही, देखो आप पढ़ सकते हैं कहाँ से कि संविधान सभा की स्थापना से कुछ कि कब पहली सभा कब हुई थी 9 दिसंबर, और दूसरी सभा कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, और आईएमपी समिति जैसे BR अम्बेडकर बने थे प्रारूप समिति, इस प्रकार से ये पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे में आया था कि जो मतलब स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ये तो सबको पता है कि षणमुगम शेट्टी ने पेश किया था, लेकिन पूछा था किस डेट में पेश किया गया था। और इसमें यही पूछ रहे हैं मतलब कि आप मौलिक अधिकार पढ़ सकते हैं
उसके बाद में आपके नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य जो कि प्रमुख रूप से पूछ रहे हैं, मौलिक कर्तव्य 51A पूछ रहे हैं। और राष्ट्रपति से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। और IMP जो संस्थाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गए, और इसके बाद में प्रमुख आयोग हो गया जैसे नीति आयोग, योजना आयोग, मतलब नीति आयोग योजना आयोग से तो आ ही रहा, पंचवर्षीय योजना से। और बस यही आ रहा है ज़्यादा। हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा, हाँ एक क्वेश्चन था मेरे में कि नगरीय निकाय से संबंधित कौन सा, मतलब अनुसूची है, क्या है, अनुच्छेद दिया था कुछ, नहीं अनुच्छेद नहीं, नगरीय निकाय से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है। तो 73वां पंचायती राज से, 74वां था नगरीय निकाय से संबंधित। तो ये राइट क्वेश्चन हो गया था मेरा। कॉन्स्टिट्यूशन में यही मुख्य आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट में संविधान संशोधन हुई 101 से लेके 104-5 तक जितने भी हुए अभी तक, वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ सकते हैं क्या, बैंकों से रिलेटेड आ रहा है। बैंकों से मतलब सबसे शुरू में जो बैंकिंग व्यवस्था थी RBI से रिलेटेड, उसकी मौद्रिक नीति आती हैं, उससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इकोनॉमिक्स में और पूछ रहे हैं कि महारत्न कंपनियों से रिलेटेड उनकी कब स्थापना हुई, मेन जो कि जैसे गेल हो गई, भेल हो गई, उसकी स्थापना हो गई। उनकी वर्तमान में कौन MD हैं, मतलब कौन प्रमुख हैं, जैसे सेल हो गई। ज्योग्राफी में बात करें तो नदियों से आ रहे हैं क्वेश्चन। मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे नदियों से। एक क्वेश्चन दोनों नर्मदा नदी से रिलेटेड थे कि कौन सी नदी मतलब अरब सागर में जाके गिरती है। और एक क्वेश्चन था कि कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, तो वो भी नर्मदा नदी था। और अरब सागर में पूछा था कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन था। और उसमें ऑप्शन दिए थे कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए थे। तो और ऑप्शन में दिया था कि नर्मदा भी दिया था, तो नर्मदा ही बहती है अपोजिट उसके। और क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से आ रहे हैं, जिसमें से एक मेरे में पूछा था राष्ट्रीय उद्यान से। और आप पढ़ सकते हैं जैसे विस्को टिस्को हो गई, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापनाएं कब हुई, कब स्टार्ट हुई, जी कौन सी पंचवर्षीय योजना में, जो पंचवर्षीय योजनाओं में भी पढ़ते हैं। और उसके बाद में बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रहा है। एक क्वेश्चन मेरे में था कि कौन सी कंपनी जो कि पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, तो वो थी CSK, चेन्नई सुपर किंग। और एक आया था मेरे में कि एक सूचकांक इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन था, नवाचार सूचकांक से, कि नवाचार सूचकांक 2020 के दूसरे संस्करण में किसने टॉप किया था। तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताते हैं मतलब करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर में आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अभी जैसे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक हुए थे, उसके बाद में कॉमनवेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा अभी डीप में तो नहीं पूछ रहे, शुरू में पूछे 1-2 क्वेश्चन कि कॉमनवेल्थ गेम है जो कहाँ हो रहा है, ये भी इस प्रकार से। और फर्स्ट मेडल किसने जीता था, अभी तक यही ज़्यादा पूछे यहाँ से। और यूथ गेम्स हुए अपने यहाँ, वो पढ़ लेना। और यूनिवर्सिटी गेम्स, IPL से क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ग्रैंड स्लैम से लगभग भी पढ़ लेना 2021 के, 22 के, महिला सिंगल्स, पुरुष सिंगल्स के। और स्पोर्ट हो गए। और करंट अफेयर में एक योजना से रिलेटेड था जो कि 2022 की एक योजना थी, धर्मेंद्र प्रधान ने जो योजना चलाई थी उसके बारे में कुछ था। एक महिलाओं से रिलेटेड योजना थी 2022 की। तो लगभग 2022 की ज़्यादा योजनाएं भी पूछ रहे हैं। तो ओवरऑल पेपर ठीक था। तो इस प्रकार से फिर